हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल कल्टीवेटेड एरिया सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है चावल है, बी है गेहूं है, सी जौ है, डी बाजरा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेहूं का जो विश्व में कल्टीवेटेड एरिया है सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट राइस कहाँ है। ओराइजा सेटेवा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया, बी है यूरोप, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है भारत व बर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चावल जिसको बोलते हैं ओराइजा सेटेवा, उसका ओरिजिन प्लेस भारत व बर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है जो कि लगभग है। चावल का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर है 26 मिलियन हेक्टेयर, बी है 36 मिलियन हेक्टेयर, सी है 45 मिलियन हेक्टेयर, डी है 50 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चावल का जो भारत में क्षेत्रफल है सर्वाधिक है विश्व में, लगभग है 45 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। सबसे अधिक किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर है हरियाणा, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब की में जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज हैं। ऑप्शन नंबर है 14, बी 22, सी 24, डी 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओराइजा वंश में कुल 24 यानी 24 स्पीसीज शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीसीज की किस्में किस जगह पर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अमेरिका, डी अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओराइजा जो ग्लेबेरिमा स्पीसीज है वो पाई जाती है अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित हैं। जो इंडिया में ग्रो की जाती है राइस की वैरायटीज वो किस सब स्पीसीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है इंडिका से, बी है जपोनिका से, सी है जेवेनिका से, डी एशियाटिका से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में उगाई जाने वाली चावल की जो वैरायटीज हैं वो इंडिका उप स्पीसीज से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस सब उप मतलब सब स्पीसीज से रिलेटेड है, संबंधित है। इंडोनेशिया में जो वैरायटीज उगाई जाती हैं चावल की वो किस सब स्पीसीज से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ओराइजा ग्लेबेरिमा, बी है ओराइजा सेटाइवा इंडिका से, डी हो जाएगा ओराइजा जपोनिका से, डी है ओराइजा जेवेनिका से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया में जो उगाई जाने वाली चावल की वैरायटीज हैं वो जेवेनिका यानी ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका स्पीसीज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र यानी नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब व हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश व बिहार, सी है पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, डी है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब व हरियाणा जो जोन है वो राइस का नॉन ट्रेडिशनल एरिया माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल के पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस को क्या कहते हैं। पेनिकल बोलते हैं, स्पाइकलेट्स बोलते हैं, बाली बोलते हैं, सिल्कुआ बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेनिकल। चावल का जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं। डी हल्ड राइस नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है सफेद चावल, बी है भूरा चावल, सी है लाल चावल, डी है ग्रे चावल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भूरा चावल। डी हल्ड राइस नोन एज भूरा चावल यानी ब्राउन राइस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की फसल के लिए उपयुक्त क्लाइमेट क्या है, एप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर राइस क्रॉप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वार्म एंड ह्यूमिड, सी है हॉट एंड ह्यूमिड, डी है शुष्क व बहुत गर्म क्लाइमेट, डी है ठंडी एवं शुष्क जलवायु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत गर्म व उष्ण जलवायु यानी हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है धान की खेती के लिए एप्रोप्रिएट होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए। चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस, सी है 20-25 डिग्री सेल्सियस, डी है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
चावल के पकने के समय तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, फोटो पेट्रियोडिज्म यानी प्रदीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर धान का पौधा है। कैसा पौधा है? दीर्घ प्रदीप्तकाली है, अल्प प्रदीप्तकाली है, उदासीन है, इंटरमीडिएट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रदीप्तिकालिता के आधार पर धान का पौधा अल्प प्रदीप्तकाली है। अगला प्रश्न देखेंगे, असराइस की बुआई का समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर है नवंबर दिसंबर, बी जून जुलाई, सी मई जून, डी मार्च अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असराइस जिसे बोलते हैं उसकी बुआई का अच्छा समय या समय जो है मई जून माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोरो या दलुआ धान की बुआई का उचित समय। जो बोरो या दलुआ धान होता है उसकी बुआई का उचित समय क्या है? ऑप्शन नंबर है नवंबर दिसंबर, बी जून जुलाई, सी मई जून, डी मार्च अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोरो या दलुआ राइस का जो बोने का समय है वो नवंबर दिसंबर है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान। धान की खेती के लिए कितना पीएच मान उपयुक्त रहता है? ऑप्शन नंबर है 4 से 6, बी है 5 से 6.5, सी है 6 से 7, डी है 7 से 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धान की खेती के लिए 4 से 6 जो पीएच मान होता है वो अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, IR8 जो धान की किस्म है भारत में कहाँ से प्रचलन में आई? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ताइवान है, बी नंबर है फिलीपींस है, सी नंबर इंडोनेशिया है, डी यूएसए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IR8 जो धान की किस्म है वो भारत में आई थी फिलीपींस से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तन ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ पेडी है? तो इसका पहला ऑप्शन है IR8 है, बी है जया है, सी है पूसा 2 या 21, डी है जगन्नाथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धान की जो ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी वो जगन्नाथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की बुआई की बुरकाव यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड तथा ड्रिलिंग मेथड में बीज दर यानी सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर? पहला ऑप्शन 100 से 60 kg प्रति हेक्टेयर, बी है 60 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, सी है 45 से 100, डी है 100 से 45 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धान की बुआई की जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है उसके लिए लगभग 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज होना चाहिए, और जो धान के ड्रिलिंग मेथड है उसके लिए लगभग 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी आप तैयार करेंगे? अब अगर आपको 1 हेक्टेयर धान लगाना है तो आप कितने एरिया में नर्सरी तैयार करेंगे? ऑप्शन नंबर है 100 मीटर, बी 500 वर्ग मीटर, सी 1000 वर्ग मीटर, डी 1500 वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1000 जो वर्ग मीटर एरिया होता है 1 हेक्टेयर धान की खेती के लिए नर्सरी अगर तैयार करें तो अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि किस देश में प्रचलन में आई? ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, बी ताइवान, सी इजराइल, डी फिलीपींस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग मेथड है वो फिलीपींस से आई। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। अगर आप वेट मेथड से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप कितने दिन में नर्सरी तैयार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है इसमें 14 दिन, बी 15 से 20 डेज, सी है 20 से 25 दिन, डी है 25 से 30 दिन। वेट मेथड में नर्सरी जो होती है 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेपोंग विधि जो डेपोंग मेथड होती है उससे आप जो धान की नर्सरी उसको कितने दिन में तैयार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 11 से 14 दिनों में, बी है 14 से 17, सी है 17 से 20, डी है 20 से 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेपोंग मेथड में जो धान की नर्सरी है कम समय में तैयार हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन 11 से 14 डेज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।